परिचय दीजिए आप, और दूसरे आज आप शहजादपुर में आपके आने का क्या मकसद है और किस उससे आए? देखिए, अनुराग ढांडा, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी, और आज हम लोग यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि बाढ़ में आपको पता है कि पूरे हरियाणा में जैसे 13 ज़िलों में त्रासदी आई और उसकी वजह से बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर भी एक युवा की इस आपदा का शिकार होकर के मृत्यु हुई और उसके परिवार से उनका दुख दर्द जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि दुख की घड़ी में अपनों के साथ खड़ा होकर उनका दुख दर्द जान लें। तो कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है। बेटे का जाने का दुख परिवार का कम तो नहीं हो सकता, और उसमें बस उसको बांटा जा सकता है, या सरकार से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि परिवार को जो क्षति पहुंची है उस क्षति पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो, कुछ ऐसी मदद परिवार को रहे ताकि परिवार का दर्द कुछ कम हो सके। उसको भुला तो नहीं पाएंगे, उस दर्द को ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ कम हो सके, ऐसी सरकार की तरफ से एक मानवीय मदद मिलनी चाहिए आपदा की स्थिति में। और पूरे प्रदेश में जितने भी ऐसे केसेस हैं सब में मिलनी चाहिए। किसी का घर टूट गया है, किसी की फसल तबाह हो गई है, किसी का पशुधन चला गया, किसी के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा में चला गया, उन सभी को सरकार की तरफ से एक सम्मानजनक और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी हमारी लगातार सरकार से मांग रही है। अभी तक जो मृतक के परिजन हैं उनको कोई सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से सहायता मिली है या कुछ मिला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। सरकार को सभी परिवार के लोगों से तुरंत प्रभाव से मुलाकात करनी चाहिए। और कल जब तक हमारी बात हुई थी, मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग उनको किया गया या प्रशासन का उनसे संपर्क हुआ। अभी हम परिवार से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या प्रशासन ने अभी तक कोई हेल्प उनकी की है, कोई मदद की है, कोई ऐसी मदद जो हम कर सकते हैं अपने स्तर पे, हमारे कोई कार्यकर्ता कर सकते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे और उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई जगहों पे मैंने ये ज़रूर देखा है कि सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करके और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। एक परिवार से कोई कमाने वाला सदस्य चला गया, किसी का कोई युवा सदस्य चला गया, और उसको आप ये कहते हैं कि 4 लाख रुपए आपको दे देंगे और उसमें सरकार की सारी गलती माफ़ हो गई। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये कृत्रिम बाढ़ है, ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं है। 90% हिस्सा इसका कृत्रिम है। या तो यमुना के तटबंध टूटने से बाढ़ आई या घग्गर के तटबंध टूटने से बाढ़ आई। 90% हिस्सा तटबंध के टूटने की वजह से डूबा है, 90% गांव तटबंध टूटने की वजह से डूबे हैं। इसलिए इसमें सरकार का पूरा हाथ है। और तटबंध इसलिए टूटे क्योंकि अवैध माइनिंग चल रही है। यमुना नगर से लेकर सोनीपत तक यमुना के किनारे पर खुलेआम अवैध माइनिंग चल रही है। सरकार के विधायक मंत्री खूब पैसा लूट रहे हैं उस अवैध माइनिंग के चलते, और इसलिए लोगों की जान को जोखिम में सरकार ने जानबूझ के डाला। उत्तर प्रदेश की तरफ तो नहीं टूटा कहीं भी तटबंध, वहाँ तो कोई बाढ़ नहीं आई। हरियाणा की तरफ ही 8 जगह पे यमुना का तटबंध क्यों टूटा, ये साफ बताता है कि सरकार की कमियों की वजह से ये बाढ़ आई। और अपनी कमी की वजह से सरकार ने किसी सामान्य व्यक्ति की, एक हरियाणा वासी की जान से हाथ धोना पड़ा उस व्यक्ति को, तो सरकार को उसका उचित मुआवजा देना चाहिए, सम्मानजनक मुआवजा देना चाहिए। ये जो 4 लाख का ऐलान बार बार करती है सरकार, ये तो नेशनल डिजास्टर का नियम है कि अगर कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा में किसी की मृत्यु होगी, वो तो हमारे एक्ट में लिखा है, कानून में लिखा है। इसमें प्रदेश सरकार ने उससे आगे बढ़ के क्या मदद की? जो प्रदेश सरकार की गलतियों का खामियाजा हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसके एवज में सरकार ने क्या अपनी गलती के एवज में मुआवजा देने का ऐलान किया, या क्या अपनी गलती के एवज में अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी किसी तरीके की? ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हरियाणा को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। और ऐसी सरकार है जिसमें ना वो लोगों को संभालते हैं। हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री घूम के ये कह देते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाके का मैंने दौरा कर लिया, बाढ़ आई है। ये तो 13 जिलों के लोगों से पूछ के देखिए, उनको पता है कि बाढ़ आई है। लेकिन ये वक्त है लोगों के बीच में जाके उनका दुख दर्द समझने का, हेलीकॉप्टर से उतर के लोगों के बीच में जाके उनका दर्द जानना चाहिए। लेकिन इसे हरियाणा का दुर्भाग्य कहिए या जो भी समझिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो ज़मीन पे लोगों के बीच जाके उनका दुख दर्द बांटने, उनका दुख दर्द साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब लोगों की भी आंखें खुल गई हैं कि कैसे नेताओं पे उन्होंने इतने सालों तक भरोसा किया। एक जी अम्बाला कैंट में विकास दावे की बात की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भी 3 दिन तक लगातार पानी नहीं उतरा।
उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अम्बाला का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें विज साहब बोट के अंदर बैठ के, मतलब बोट में कुर्सी लगा के, आसन लगा के अपना बैठे हुए हैं और 4 सिक्योरिटी गार्ड उनके आसपास चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को तो घूमने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाता है सरकारी पैसे से। उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे घूम के आ जाते हैं, नीचे पाँव नहीं रखते, जैसे सोने की चप्पल पहन रखी उन्होंने। विज साहब बोट के अंदर भी कुर्सी लगा के बैठते हैं। रिलीफ के लिए जो बोट आई हुई है उसमें मंत्री जी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड को लेके घुटने घुटने पानी में भी उनको बोट में चलना पड़ रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को तो सरकारी पैसे से ये सब ऐशो आराम, ये सब सुविधाएं मिल जाती हैं। आम लोगों को तो, मेरा अपना अनुभव है, मैं 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में, बाढ़ ग्रसित डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, गाँवों के अंदर गया हूँ। 150-200 गाँव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। वो लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि एक गांव में एक बोट दे दीजिए, हमको एक नाव दे दीजिए। जिस युग में हम चंद्रयान भेजने की बात करते हैं, चांद पे उतरने की बात करते हैं, उस युग में हरियाणा की सरकार एक गांव में एक नाव नहीं दे पा रही। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हरियाणा के अंदर है। और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री सारे, कोई बोट में घूम रहा है, कोई ट्रैक्टर पे घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ये आम लोगों के साथ पूरी तरह से अत्याचार और दुर्व्यवहार है सरकार का, जो इस बाढ़ की आपदा में सबके सामने आ गया। मणिपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? मणिपुर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मणिपुर बीजेपी के महिला विरोधी चरित्र का जीता जागता उदाहरण है। मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ वो हमें, पूरे देश को, देश के रूप में शर्मसार कर देने वाला है। अगर जिस देश में ये कहा जाता था कि महिलाओं को पूजा जाता है, अगर उस देश में महिलाओं को नग्न अवस्था में खुलेआम घुमा करके और उनका वीडियो वायरल किया जाए और देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बन के देखते रहें, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती रहे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कलयुग कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भाजपा अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और जब अहंकार का अंत होना होता है तो वो इसी तरीके की घटनाओं को, इसी तरीके की घटनाओं का समर्थन करने लगते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। कलर को 19 दिन से धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन सरकार जो उनकी कुछ नहीं सुन रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? और जनता भी परेशान है कलर को के धरने पे बैठने से। सुनना चाहिए। हम पूरी तरह से क्लर्कों की मांग का समर्थन करते हैं। मैं खुद 8 डिस्ट्रिक्ट्स में उनके धरने के ऊपर जा कर के आया हूँ और उनको हमने खुले तौर पे ये कहा है कि भाजपा की सरकार में किसी व्यक्ति को भी कुछ नहीं मिला। सरपंच गए उनको लाठियाँ मिलती हैं, महिलाएं गई उनको लाठियाँ मिलती हैं, किसान गए उनको लाठियाँ मिलती हैं, कर्मचारी गए ओपीएस मांगने उनको लाठियाँ मिलती हैं। और अब इतने दिन से क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि अंततः ये भी संघर्ष करने के रास्ते पर उतरेंगे और सरकार इन पे भी लाठियाँ चलाएगी, क्योंकि वार्ता के जरिए तो ये कई बार बैठ गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे ओएसडी से बात कर लो, मेरे क्लर्क से बात कर लो, मेरे किसी अधिकारी से बात कर लो। मुख्यमंत्री जी के सुरखाब के पर लगे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी किसी लोग से आते हैं क्या कि वो लोगों के साथ बैठ नहीं सकते? इन्हीं लोगों ने उनको चुना है, उनके सामने बैठ के, क्लर्कों के सामने बैठ के उनको बात करनी चाहिए, उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जस्टिफाइड और बहुत ही जायज़ डिमांड क्लर्कों की है और इस मांग को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए। आसपास के सभी प्रदेशों में जो क्लर्क हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। हमारे यहाँ क्लर्क भी और अब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो भी अब इस मांग को लेकर के, क्योंकि वो सामने आके प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो धरने नहीं दे सकते, उनकी रूल बुक उनको अलाउ नहीं करती, इसलिए वो बेचारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग उठा रहे हैं। हम उनकी मांग का भी पूरी तरह समर्थन करते हैं और उनको ये वादा भी किया है हमने क्लर्कों को कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में जो कि बन रही है उसमें आने के बाद पहली कलम से हम ये फैसला करेंगे कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप उनको 19,000 रुपये देके आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो सारी सरकार चला लें, सारे पोर्टल चला लें, सारे डिपार्टमेंट चला लें, तो ये अन्याय और अत्याचार है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इंडिया जो गठबंधन बना उसके बारे में क्या है? एनडीए के देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही थी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फेल करने के लिए अध्यादेश लेकर के आई थी केंद्र सरकार। उस अध्यादेश के खिलाफ हम सारी पार्टियों के पास गए थे कि विपक्ष की जितनी पार्टियां वो सब एकजुट हों, इस अध्यादेश के मुद्दे पर, इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वोट करें। जब ये सदन में लाया जाए तो ज़्यादातर पार्टियों ने सहमति जताई और 26 पार्टियां एक मंच पर आई इस अध्यादेश के खिलाफ। वो एक राय वाली पार्टियां हैं, एक मंच पे पार्टियां आई हैं, तो उस पर चर्चा शुरू हुई है। आगे क्या चर्चा होती है, उसका क्या राजनीतिक रूप निकलता है, ये भविष्य की बातें। लेकिन आज के दिन तो कम से कम ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ पूरा इंडिया खड़ा है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है और एक तरफ पूरा इंडिया खड़ा है। थैंक यू।